रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पूरा होने या अटकने में सबसे बड़ी भूमिका होती है फाइनेंस की। मौजूदा हालात में जब हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और अब जून में अनुमान लगाया जा रहा है कि और 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा कच्चे माल के भाव में लगातार बढ़ोतरी ने थोड़ी चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। हालांकि सरकार ने ड्यूटी में कटौती की है, जिससे स्टील की कीमतों में करीब 15% के कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि फाइनेंस एंगल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है। फाइनेंस एक्सपर्ट और नेसस फाइनेंस के एमडी अमित गोयनका हमारे साथ जुड़े हैं। अक्सर अमित जी प्रॉपर्टी प्लस में रियल एस्टेट के फाइनेंस एंगल पर प्रकाश डालते हैं। तो अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा कि वित्तीय नजरिए से जो चिंताएं बनी हुई थी रियल एस्टेट में, फिर चाहे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हों या फिर बढ़ती ब्याज दरें हों, हालांकि सरकार ने भी कुछ ड्यूटी में राहत दी है। जरा आसान शब्दों में समझाइए कि चल क्या रहा है रियल एस्टेट में। एक तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा दिक्कत हो चुका है सबके लिए। हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। कंज़्यूमर पे भी वैसे भी बहुत ज़्यादा भार है इन्फ्लेशन के चलते। तो इसको कुछ हद तक टेम करना ज़रूरी था। दूसरा, आपने देखा है कि डॉलर का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया है और एफआईआईज़ ने काफ़ी हद तक पैसे बाहर भी खींच लिए हैं। देश से बाहर पैसे काफ़ी गए हैं। तो जो मनी सप्लाई है वो इन जनरल थोड़ा कम हो गया है। बाकी सारे देशों ने, बाकी सारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ने और सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से उनके जो डेट मार्केट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। वहाँ पे यील्ड्स बढ़ गए हैं। तो इसके लिए जो डेट कैपिटल है, जो जो ब्याज में पैसा लगता है, वो ज़्यादा विदेशी मुद्रा में ज़्यादा कमाने के मौका मिल रहा है, तो काफ़ी हद तक वहाँ जा रहा था। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी ताकि कैपिटल पे प्रॉपर रिटर्न्स मिल सके। हम देख रहे थे एफडी पे भी जो है वो बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे थे। तो जो पैसा जो टिकना चाहिए बैंक्स के पास या जितना रुपया आना चाहिए सिस्टम में, उतना रुपया नहीं आ रहा है और वो एक और दिक्कत थी। तीसरा जो है, अगर एक मनी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रखा है और तीसरा जो है वो कंज्यूमर्स में थोड़ा-सा इन्फ्लेशन के चलते हुए थोड़ा-सा ठहराव आता दिख रहा है कि कि थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव अप्रोच हो। ग्रोथ का पहले एस्टिमेट 10% तक चला गया था। आज हम ग्रोथ का एस्टिमेट नीचे लाकर सल 7% की उम्मीद कर रहे हैं। तो ग्रोथ भी कहीं न कहीं स्लो होता दिखता है। सर, कच्चे माल की कीमतों को लेकर डेवलपर्स दलील देते थे कि कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन हाल ही में जैसे सरकार ने कच्चे माल के आयात पर प्रोत्साहन दिया है, तो वहीं स्टील के एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश की है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? दीपक जी, इससे एक ही चीज़ हो सकती है कि जो बढ़ोतरी है दामों में वो शायद थोड़ी कम हो जाए या ठहर जाए, मगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्राइस कट या दाम कम होने की उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि एक तो इम्पोर्ट्स महँगे हो गए डॉलर के चलते। या क्या है, डॉलर ने बहुत बड़ी रुपये ने बहुत बहुत डॉलर ने बहुत उछाल मारी है, जिसकी वज़ह से इम्पोर्ट्स वैसे भी सारे महँगे हो चुके हैं। तो इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ हद तक उसको ऑफसेट करती है, मगर उसको नेगेट नहीं करती, तो प्राइसेज़ कम होने की वैसे भी संभावना कम है। दूसरा, डिमांड बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग दोनों का। अगर डिमांड कम होता है, ग्रोथ कम होती है, तब डेफ़िनिटली प्राइसेज़ कम होंगे। पर इस समय क्योंकि डिमांड बना हुआ है, तो जो कैपेसिटीज़ हैं फुल हैं, तो इसके लिए प्राइसिंग भी प्रीमियम प्राइसिंग पे थोड़ा मिल रहा है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइस कम होगा। जो गवर्नमेंट के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स हैं, वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो ज़रूर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में शायद कुछ सॉफ्टनिंग हो। शॉर्ट टर्म में मुझे कोई उम्मीद नहीं है कुछ दाम कम होने की। अमित जी, जून में रेपो रेट के 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। आम होम बायर्स को होम लोन की जो ईएमआई चुका रहा है, उसके लिए कितना प्रभाव डालेगा? आज अगर जो होम लोन बढ़ा है वो तो बढ़ेगा ही, ईएमआईज़ लोगों के बढ़ेंगे। मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं हर बायर ने इसको फैक्टर किया था, बिकॉज़ हमने आप ही के शो में कई बार बताया है कि इंटरेस्ट रेट्स इस समय सबसे कम है, मगर आगे जाके बढ़ना अनिवार्य है। तो आप 50 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट्स का कहीं न कहीं आप वो बढ़ोतरी मान के चले, आप होम बाइंग के डिसीजन लेते समय। तो कुछ हद तक मुझे लगता है लोगों ने इसको थोड़ा बहुत फैक्टर किया हो ज़रूर होगा। उसके अलावा जो डेवलपर है, तो उसके हाथ में तो अभी कोई डिस्काउंट देने की कोई कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक्जिस्टिंग होम बायर जो है, जो लॉक्ड इन है, उनका इंटरेस्ट ईएमआई ज़रूर बढ़ेगा। नए होम बायर जो हैं, वो थोड़ा-सा कॉशियस हो जाएँगे। अमित जी, बीते सप्ताह हमने कई डेवलपर से बात की। ज्यादातर एक बात पर एक मत हैं कि बैंक और एनबीएफसीज अब भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फंड करने से बच रहे हैं। कितना सही है? और क्या जिस तरह से स्वामी फंड प्रोजेक्ट फंडिंग की स्ट्रेटेजी को बदल दिया है स्वामी फंड ने, क्या आम बैंक या एनबीएफसीज भी कुछ इसी राह पर चल रहे हैं? पिछले डेढ़ 2 साल में जितनी लिक्विडिटी रही है विश्व भर में, देश में भी,
उतनी लिक्विडिटी शायद ही कभी रही हो, क्योंकि उतना स्पेंडिंग हुआ नहीं, उतना निवेश हुआ नहीं कोविड के चलते, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट्स में थी। वो लिक्विडिटी काफ़ी हद तक इक्विटीज़ में लगी, काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया उन्होंने, कमोडिटीज़ में लगी, रियल एस्टेट में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई, सेल्स की हुई, तो लिक्विडिटी भी काफ़ी आई। अब एक मार्केट स्लो डाउन मोड में दिखता नज़र आ रहा है सबको। तो फंडिंग कंस्ट्रेंट अब आना शुरू होगी। तो अगर कोई कह रहा है कि फंडिंग कंस्ट्रेंट है, तो उसका अब असल जो इम्पैक्ट है वो अब दिखेगा। और फंडिंग कंस्ट्रेंट होगी और पैसे कम रहेंगे, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने बताया मनी सर्कुलेशन कम होता जा रहा है। लोग बाकी बेटर अपॉर्च्युनिटीज़, बेटर रेट ऑफ रिटर्न में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक प्रोसेस का सवाल है, तो देखिए प्रोसेस तो स्वामी फंड का प्रोसेस अलग इसके लिए है, क्योंकि वो डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड है, स्पेशल सिचुएशन फंड है। वो उन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने की चेष्टा कर रहा है जो अटक चुके हैं, जिसका वैसे तो कोई कोई उम्मीद नहीं थी उनसे। तो उसको मॉनिटर करना, उसको एक 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 कंट्रोल में रख के पैसे दे के खत्म करना, उनकी जवाबदारी अब एक उनका जो जो एक नैतिक जवाबदारी उनको दी गई है सरकार की तरफ से, वो निभा रहे हैं। मगर फंडिंग इंस्टीट्यूशंस उस तरीके से काम नहीं करते। वो अपनी लोन बुक बनाते हैं, जो वो पहले क्रेडिट क्वालिटी अगर ठीक है, डेवलपर ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक है, तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हुए, वो चेक्स एंड बैलेंसेस वैसे भी रेरा में काफ़ी हैं, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हुए डेफिनिटली वो डिसबर्स करेंगे। तो सेम प्रोसेस बाकी बैंक्स, एनबीएफसी का फंड्स नहीं चला सकते और ज़रूरत भी नहीं। बट हाँ, ये है कि जो उम्दा प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं, अच्छे काम कर चुके हैं, उनका क्रेडिट और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके लिए आज भी रुपयों की कमी नहीं है और ना रहेगी। बिल्कुल, यानी शॉर्ट टर्म में भाव कम नहीं होते दिख रहे हैं। एफआईआईज ने पैसा निकाला है, जिसका असर शेयर मार्केट पर भी नजर आ रहा है। रियल एस्टेट में फंडिंग को लेकर आगे और मुश्किलें दिख सकती हैं। ग्रेड ए डेवलपर्स को कम ब्याज दरों पर फंड जरूर मिल रहा है, लेकिन अननोन डेवलपर्स को फंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा डेवलपर्स के मार्जिन अफेक्ट हो रहे हैं। होम बायर्स की ईएमआई का भार अब आगे बढ़ेगा ही, कम होता नहीं दिख रहा है। नए होम बायर्स को सलाह है कि ब्रांडेड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर्स को देखें, ताकि प्रोजेक्ट फंसने की संभावना कम रहे। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।